नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे विष योग के बारे में। नाम पर मत जाइए, शाब्दिक अर्थों पर मत जाइए। विष का मतलब होता है संबंधों में, रिश्तों में या अन्य बातों में विष घुलना, यानी कठिनाइयां आना, विघ्न बाधाएं आना। तो एक ऐसा भी योग होता है जो अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो जिस भाव से संबंधित होगा ये योग, उसी भाव में ये परेशानियां, विघ्न बाधाएं लाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं विष योग। आपको याद होगा, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी शत्रुहंता योग के बारे में। वरदान होता है ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो, क्योंकि धन, ऋण, कर्ज, विघ्न बाधाएं या व्यक्ति विशेष जो शत्रु आपके होते हैं वो आपके सामने टिक नहीं पाते ऐसा योग हो जाने के बाद। लेकिन ये जो योग है ये उसका उल्टा समझिए। इसके योग के होने के कारण आपको उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी। अब ये जो विष योग है बनता कैसे है, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके प्रभाव की भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, पसंद कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए। तो चलिए चर्चा करते हैं विष योग की। आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत नई किस्म की जानकारियां मिलने वाली हैं। अब ये जो विष योग है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, दो ग्रहों के योग से बनता है, और वो दोनों ग्रह हैं चंद्रमा और शनि। अब ये दोनों ग्रह करते क्या है? ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपका मन है, आपकी चंचलता है, आपका सुख है, आपका मानसिक सुख है, मानसिक इच्छाएं हैं, है ना। आपकी बेचैनी को या चैन को प्रतिनिधित्व देने वाला ग्रह है चंद्रमा। अगर आप बेचैन हैं तो चंद्रमा के कारण होते हैं, अगर आप बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं तो भी उसका संबंध चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा आपके मानसिक और अंदर के जितने भी सुख कारक हम कह सकते हैं प्रतीक हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व आपकी कुंडली में करता है। दूसरा शनि है। शनि क्या है? शनि को हम नकारात्मकता बोलते हैं, संघर्ष बोलते हैं, विपत्ति बोलते हैं, कठिनाई बोलते हैं। बहुत सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इन चीजों का भी प्रतिनिधित्व करता है, मन में वैराग्य लाता है। तो जब चंद्रमा पर शनि का प्रभाव पड़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लग जाता है, ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों की जो युति है, युति का ज्योतिष में मतलब होता है एक साथ बैठना। ये जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो विष योग का निर्माण करेंगे। अब इसमें खास बात क्या है, आप अपनी कुंडली में देखिए कि पहली बात तो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि क्या एक साथ बैठे हैं तो इस योग का निर्माण हो रहा है। बैठने के बाद दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज डिग्री या अंश है। जब हम कोई कुंडली देखते हैं या बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर ग्रह के आगे उसके अंश या डिग्री लिखे होते हैं कि जिस वक्त कुंडली बनाई गई, जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ, उस वक्त कौन सा ग्रह किस स्थिति में था और कितने अंश पर था। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब जितने अंशों के मुताबिक ये दोनों ग्रह जितने करीब होंगे आपको उतना ज्यादा प्रभावित करेंगे। जितना इनके बीच की दूरी होगी, इनका प्रभाव अपेक्षाकृत उतना कम हो जाएगा, लेकिन विष योग तो बनाएगा ही बनाएगा। अब इनका एक योग दृष्टि संबंध भी हो सकता है। दृष्टि संबंध में क्या होता है कि चंद्रमा को शनि कहीं से देखता है। चंद्रमा की तो केवल सप्तम दृष्टि है, आप जानते हैं। तो चंद्रमा तो केवल सप्तम दृष्टि से ही देख पाएगा शनि को। लेकिन अगर शनि कहीं बैठा है तो वो तीसरी, सातवीं और 10वीं, इन तीनों दृष्टियों से आपके चंद्रमा को देख सकता है। लेकिन जो विष योग है वो दृष्टि से नहीं बनता। दृष्टि होने से क्या होता है कि वो आपके मन में निराशा भर सकता है, वैराग्य का भाव दे सकता है। और कहीं आपका चंद्रमा 6, 8 या 12वें घर में बैठा है, जिनको खासतौर पर अध्यात्म और वैराग्य का घर माना जाता है, वहां अगर शनि आपको देखने लग जाए तो फिर वो आपको वैराग्य देने शुरू कर देता है, आपको अध्यात्म की ओर ले जाना शुरू करता है। और कहीं उसमें गुरु की भी दृष्टि आ जाए, अगर गुरु की भी दृष्टि आ गई तब समझिए आप बहुत अच्छे वैराग्य की ओर जा रहे हैं। किसी गुरु की कृपा भी आपको हो सकती है। और इन दशाओं के दौरान, चंद्र या शनि की दशा के दौरान या गुरु की दशा के दौरान, वो कुंडली में देख के पता लगता है, उसके हिसाब से आपको उनसे दीक्षा भी प्राप्त हो सकती है। तो एक गुरु की कृपा भी होती है और एक बहुत अच्छे किस्म के अध्यात्म की ओर भी आप जा सकते हैं। तो वो दृष्टि संबंध में ज्यादातर ये वैराग्य या अध्यात्म का योग बनाता है। लेकिन जब ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे तब नकारात्मक असर होगा और विष योग बनेगा। विष योग का मतलब उस जो घर है या जो खाना है जहां ये दोनों बैठे हैं, उसके जो फल होते हैं उन फलों में विष घुलना शुरू होता है। यानी
उसमें विघ्न बाधाएं समस्याएं आनी खड़ी हो जाती हैं और विश्व योग का निर्माण हो जाता है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, चंद्रमा आपका मन है, सैकड़ों बातों का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। चंद्रमा मां भी है आपकी, चंद्रमा जल भी है, लेकिन मुख्य रूप से जब आप यहां चर्चा कर रहे हैं, चंद्रमा आपका मन है। और जब मन स्थिर नहीं होता, मन बेचैन होता है, तब बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। और जब शनि उसके करीब बैठता है तो पूर्णतः उसको अपने काबू में ले लेता है, और कहीं एक आध और अशुभ दृष्टि आ गई तो ये योग और भी कड़ा हो जाता है। तो उस स्थिति में ये विष योग बन जाता है। अब जैसे इस चार्ट में अगर आपको मैं दिखा दूं, यहां जो ये चार्ट देख रहे हैं, मान लीजिए ये प्रथम भाव है। अब इसमें शनि चंद्र बैठे हैं। एक तो वैसे भी मेष में शनि नीच का होता है और यहां चंद्रमा बैठा है। अब यहां पर अगर ये आपके प्रथम भाव में विष योग बनाएगा तो निश्चित रूप से आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा समस्याएं देने वाला है। आप निरंतर बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, कुछ ना कुछ मन में उथल पुथल हमेशा चलती रहेगी, और आपको निर्णय भी ठीक से, क्योंकि आपके मस्तिष्क का भी प्रतिनिधित्व करता है पहला घर, तो आपकी सोच, आपका निर्णय लेना, ये सब भी प्रभावित होने लग जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है इस योग को देखते हुए कि ये किस घर में बन रहा है। जिस घर में ये योग बनेगा उसी घर से संबंधित फलों को दुष्प्रभावित करने लग जाता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ में मत जाइए, कोई आपको विष देने नहीं जा रहा है, लेकिन उन चीजों में विष घुलता है, उन चीजों में विघ्न बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं। ये विघ्न योग है। एक और खास बात आपको बता दूं कि अगर ये जो आप योग देख रहे हैं, ये प्रथम या सप्तम भाव में बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है। अगर यहां बनता है तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खड़ी होने शुरू हो जाती हैं। या किसी ऐसे स्थान पर बन रहा है जहां सप्तमेश भी बैठा हुआ, सप्तम का स्वामी भी बैठा हुआ है, तब भी आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो ये जिस जिस घर में बैठेगा वहां उस प्रकार की समस्याएं देने लगेगा। अब मैं कुछ चर्चा आपसे कर देता हूं। प्रथम भाव की मैंने आपसे चर्चा करी थी। अब मान लीजिए ये तृतीय भाव में बन रहा है, तो तृतीय भाव अन्य बातों के अलावा आपके छोटे भाई बहनों का घर है, आपके दाएं कान और गले का घर है। अगर यहां विष योग बनेगा तो ये आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध है उनको दुष्प्रभावित करना शुरू कर देगा। उनसे संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे, और उनकी दशाओं में तो, चंद्र या शनि की दशा में तो और ज्यादा खराब होने की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि तृतीय भाव में आपके नाक कान गले को भी नुकसान कर सकता है अपनी दशा के दौरान। इसी प्रकार से चौथा घर क्या है? आपकी मां का घर है, जमीन जायदाद का घर है, वाहन का घर है। बहुत सारी चीजों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं कुछ खास बातें आपसे कर रहा हूं कि जमीन, मां, जायदाद, अब वाहन। अगर इस योग में, इस घर में ये योग बन रहा है, तो जब भी आप कभी इस बारे में कुछ करने चलेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आप वाहन खरीदने जाएंगे, कोई ना कोई समस्या पहले तो खरीदारी में होगी, और उसके बाद वाहन से दुर्घटना का भी योग बन जाता है। आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, वहां भी ये विष योग उत्पन्न हो जाएगा। कोई ना कोई समस्या उसके बेचने या खरीदने में आपके साथ खड़ी हो जाएगी। मां के साथ भी थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, मां के स्वास्थ्य के साथ समस्याएं हो सकती हैं। तो ये जिस भी घर में बनेगा उससे संबंधित जो भाव है, मैं कुछ भावों की केवल चर्चा और कुछ ही उनके प्रतीकों की चर्चा कर रहा हूं। हर भाव बहुत सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहां से ये समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए दशम घर में आपका ये योग बन रहा है। अब दशम पिता का भी भाव है, पिता से संबंध खराब कर सकता है। आपके रोजगार का भी भाव है, तो रोजगार में भी समस्याएं ला सकता है। यह अलग बात है कि अगर दशम घर में शनि की उच्च राशि बैठी है, तुला राशि है, या मकर राशि है जिसमें वो स्वग्रही होता है, या कुंभ राशि है जिसमें वो मूल त्रिकोण होता है, तो शनि प्राय अपनी राशियों को नुकसान नहीं करता है, उसके लिए बड़ा लाभदायक होता है, बड़ा हितैषी होता है। शनि की दृष्टि को ज्यादा घातक माना गया है। तो अगर अपनी राशि में बैठा होगा तो तब ये योग उतना घातक शायद ना हो, लेकिन चूंकि वो निर्माण कर रहा है उस योग का, तो आपके लिए हितकारी और लाभदायक होने से पूर्व आपको सताएगा जरूर, आपको परेशानियां जरूर देगा, आसानी से वो चीजें प्राप्त नहीं होने देने का जो उस घर से संबंधित चीजें हैं। इसी प्रकार जो 11वां घर है, 11वां घर आपके बड़े भाई का घर होता है, आपके दाहिने कान का घर है, बाएं कान का घर है, गले का स्थान है, आपका मित्र वर्ग का दायरा है। अगर ये योग यहां बन जाता है तो इन सबको भी प्रभावित करेगा। इनसे आपके संबंध खराब होंगे, खासतौर पे अपने बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। ये वित्त का भी घर है, आय का घर है, कितना आप पैसा कमाएंगे, एकादशी शय लाभ का घर है। तो वहां एकादश भाव में
ये सब प्रभावित होने लग जाते हैं। और कहीं उसका स्वामी एकादश शेष भी उसमें आ जाए तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मान लो हम 12वें घर में चले जाए, 12वां घर विदेश का घर होता है, तो विदेश संबंधी कोई समस्या आपके साथ खड़ी हो सकती है। आप विदेश में हैं, वहां किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो मूल बात कहने की यह है कि ये योग जिस भी घर में बनेगा कुंडली के, उसी घर के जो प्रभाव है उनको खराब करना शुरू कर देता है। उनमें संबंध जो है और जो रिश्ते हैं उनमें जहर घोलना शुरू कर देता है। तो अगर ऐसा योग बनता है तो सावधान रहिए, क्योंकि योग बना हुआ है इसलिए वो फल तो देगा ही, क्योंकि आप जन्म के साथ उसको लिखा कर लाए हैं। जन्म के बाद ये योग नहीं बना है। कुंडली हमारे जन्म के समय बनती है, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, और उस समय जो आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है उसको एक क्षण को स्टैटिक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो आपकी कुंडली बनती है। तो जो आप लिखा के लाए हैं वो तो सब कुछ घटित होना ही होना है। लेकिन घबराइए मत। जिस विधाता ने इस संसार को बनाया है, जिस विधाता की हम पूजा करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पूजन पाठ से, उसकी कृपा से इस प्रकार के विघ्न बाधाएं कम होते हैं, समाप्त नहीं होते। जो आप भाग्य में लिखा के लाए वो घटित तो होना है, लेकिन उसके परिणामों में, उसके दुष्परिणामों में थोड़ी कमी बेशी आ जाती है। तो आप अगर पूजन पाठ करते हैं, हम ईश्वर की शरण में जाते भी तो इसीलिए हैं, ताकि उनसे हमें उनकी शरण प्राप्त हो, उनसे रक्षा प्राप्त हो। तो इस योग का निर्माण अगर आपकी कुंडली में है तो आप भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। एक तो मैंने, चूंकि ये चंद्रमा और शनि से बना है, अब चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजता है, तो सीधी सी बात है, आप चंद्रमा को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले भगवान शिव की आराधना कीजिए, रुद्र का जलाभिषेक करिए। और मूल कारण है शनि। शनि मंदगामी ग्रह है, एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष रहता है। तो इससे बनने वाले अच्छे योग भी और खराब योग भी बड़ा लंबा असर डालते हैं। तो शनि को विशेष तौर पर मैंने ये मंत्र लिख के आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। ये वैदिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः। यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है, इस मंत्र का निरंतर जाप करिए। प्रत्येक शनिवार को मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक नारियल अपने ऊपर से उतार कर उसको भी आप फोड़ सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, घरेलू उपाय भी हैं और इस तरह के उपाय हैं। तो आप शनि का विशेष रूप से पूजन करिए। शनिवार के दिन कुछ काली वस्तुओं का दान करिए, जिसमें तिल है, काला कपड़ा हो गया, इस तरह की चीजों का आप दान कर सकते हैं। गरीबों को दालों का दान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा रहेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे हम किसी एक योग के साथ, किसी और एक महत्वपूर्ण योग के साथ, और या किसी एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।